नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। आप जानते हैं फंडनामा में मेरी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात कराएं अलग अलग फंड हाउसेस के टॉप लीडरशिप से और इन्वेस्टमेंट टीम के लोगों से। और इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं अल्फा ग्रेप म्यूचुअल फंड के डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर भौतिक अंबानी से। भौतिक जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच पंकज जी। भौतिक जी बहुत ही यंग हैं और एएमसी भी यंग है, तो यहाँ पर उनकी सोच भी थोड़ा नई है। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि क्या उनकी फिलॉसफी है एज अ फंड हाउस, वो क्या सोचते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में और किस तरह के प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करना चाहेंगे, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होगा। तो सर, इन सभी बातों पर आपसे बात होगी, पर पहली जो मेरी एक कोशिश है कि जानने की आपसे, फंड हाउस नया है, लेकिन अगर हम बात करें अल्फा ग्रेप ग्रुप की तो काफ़ी समय से एग्जिस्ट करता है। तो आपकी कोर फिलॉसफी क्या है? पंकज जी, ऐसा है कि हम एज अ ग्रुप 16 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, ना ही इंडिया में बट ग्लोबल मार्केट्स में। ओके। इन 16 सालों में ग्रुप, मैं बोलूँगा, सक्सेसफुल रहा है जो करते आ रहे हैं। क्योंकि ग्रुप लेवल पे आज देखोगे तो हम लोग एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है जहाँ पे हम प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप खुद का पैसा मैनेज करो। और दूसरा पार्ट ऑफ द बिजनेस है जो रिलेटिवली नया है, तकरीबन 4 साल पुराना, जिसके अंदर हम लोग थर्ड पार्टी या बाहर का पैसा मैनेज करते हैं। ठीक है। इस पूरे पीरियड में जो हमारी कोर फिलॉसफी रही है वो रही है कि भाई हम डेटा पे रिलाई करते हैं और डेटा पे रिलाई करके हम मॉडल्स बनाते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको ग्लोबली कई तरह के नाम दे सकते हैं, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, मॉडल को आप एल्गोरिथम में कन्वर्ट करते हो, राइट। और आज की तारीख में जो एआई एक बज़वर्ड है, वो भी काफ़ी हेल्प कर रहा है इन चीज़ों में। सो नेट मैं आपको बोलना चाहूँगा तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलाइंग ऑन डेटा एंड बिल्डिंग मॉडल्स यूजिंग डेटा, राइट। तो उसके लिए आपको डेटा की ज़रूरत है और लोगों की ज़रूरत है जिनको पता होना चाहिए डेटा के साथ करना क्या है, राइट। तो वो हमारा डीएनए रहा है। एंड इन सम सेंस होता क्या है इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कि भाई आप जो हिस्ट्री में हुआ है वो अल्टीमेटली रिलाई करते हैं कि वो कहीं ना कहीं रिपीट होगा। तो वो एक प्रीमाइस बहुत जरूरी है व्हेन समबडी इज रिलाइंग ऑन डेटा, बिकॉज डेटा तो हिस्टोरिकल है ना। तो वो फिलॉसफी है। एंड आज की तारीख में आप देखोगे तो यही फिलॉसफी दुनिया भर में भी एक ट्रेंड काफी इमर्ज हुई है लास्ट 10 से 15 सालों में। एंड इट हैज बिकम अ वेरी लार्ज कैटेगरी। ऑब्वियसली अपन आगे उस पर और बात करेंगे कि कितना बड़ा हुआ है ग्लोबली, क्या ट्रेंड रहा है एंड हमको क्या लगता है इंडिया में भी हो सकता है। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर आपसे है, तो क्या फंड हाउस में, म्यूचुअल फंड में भी सेम स्ट्रेटजीज, सेम फिलॉसफी एप्लीकेबल होगी? आप वहाँ पर यानी एआई मॉडल की आप बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये सब अप्लाई करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में? बहुत सिंपल है। अभी अगर जो हम लोग को कोई चीज़ में सक्सेस रहा है लास्ट 16 सालों में एक सर्टेन डोमेन में, तो हमको कोई रीज़न नहीं रखता है कि हम उस पर फॉलो ना करें आगे जाके भी। तो हमने वही फिलॉसफी इन 16 सालों में, पहले के ज़्यादातर साल हमने खुद के पैसे भी यूज़ करके किया है। लास्ट 4 सालों में वही फिलॉसफी हमने ग्लोबली इंस्टीट्यूशनल कैपिटल पे, डोमेस्टिकली आप देखोगे तो हमारे पास ऑलरेडी पीएमएस, एआईएफ, गिफ्ट सिटी फंड के लाइसेंसेज हैं। तो वो हमने आज की तारीख में लास्ट 4 सालों में एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेज के लिए डिप्लॉय किया है इन प्रोडक्ट्स में। और वही फिलॉसफी हम आज एक्सटेंड करना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इन सम सेंस हमारी बिलीव ये है कि एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इंफ्रा और लोगों की कैपेबिलिटी जो हमने क्रिएट की है लास्ट 16 सालों में, उसी को हमको आगे एक्सटेंड करना है म्यूचुअल फंड में भी। मोती जी, आपने अभी जिक्र किया एक बात का और मैं भी बिलीव करता हूँ, और ये कहा भी जाता है कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांट मॉडल है, वो बेसिकली जो हिस्टोरिकल डेटा है उस पर काम करता है। लेकिन जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और स्पेशली मार्केट क्रैश करता है, उस वक्त पर ये शायद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे हैंडल करेंगे? इसमें ऐसा है कि अल्टीमेटली ना, कोई भी मॉडल की जो रिलायबिलिटी है वो उस पर रहती है कि उसके अंदर आपने रिस्क मैनेजमेंट किस तरह का बिल्ड किया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर जो आपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना लिया 10 स्टॉक का, अभी जब मार्केट गिरेगा तो वो काफी हद तक सही है कि भाई वो ज्यादा गिरेगा कंपेयर टू 50 स्टॉक पोर्टफोलियो, करेक्ट।
क्योंकि उसके अंदर आपने क्या किया, आपने कुछ स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड बेट लिया है, कुछ सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड बेट लिया है। वो सेम चीज इन क्वांटिटेटिव वर्ल्ड ऑल्सो रिलाइज फॉर द सेम फैक्ट कि भाई यहाँ पे भी आप किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बना रहे हो, किस तरह के गार्ड रेल्स बना रहे हो, वो बहुत जरूरी है कि आप सिंगल स्टॉक एक्सपोजर में कितना कैप कर रहे हो, आप सेक्टर लेवल पे क्या कैप कर रहे हो। क्वांटिटेटिव वर्ल्ड में फैक्टर्स आ जाते हैं, तो फैक्टर्स में आप क्या कैपिंग कर रहे हो। अगर जो आप एक फैक्टर पे रिलाई करोगे और आप अगर जो 10 फैक्टर में डाइवर्सिफाइड करते हो, तो एग्जैक्टली द सेम डाइवर्सिफिकेशन लॉजिक अप्लाइज। और यहाँ पे फर्क इसी बात में आता है कि अगर जो कोई नया है क्वांटिटेटिव वर्ल्ड में, तो उसमें पॉसिबल है कि वो शायद एक ही फैक्टर पे रिलाई करके मॉडल बना ले, और उसमें पॉसिबल ये भी है कि अगर जो कुछ मार्केट में करेक्शन आता है, क्रैश आता है, तो बिकॉज वो एक फैक्टर पे रिलायंट है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो उसमें ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। वर्सेस कि अगर जो कोई चीज आप इतने सालों से करते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस है, राइट, आपने मल्टीपल साइकिल्स देखी है, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबल मार्केट्स में, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस को आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो आपके मॉडल्स में, आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, दैट विल डिफरेंशिएट यू इन पीरियड्स ऑफ जहां पे क्राइसिस है या कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। मोती जी, आपने अभी बात की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, एआई की, डेटा की, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो मुझे बताइए पहले कि अगर इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है इसके बारे में, बिकॉज सिंपल चीज़ें समझाना तो सिंपल है, बट जब कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो फिर इन्वेस्टर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टर एजुकेशन को लेकर अल्फा ग्रुप एज अ फंड हाउस कितना सीरियस है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, चाहे इन चीज़ों की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, या फिर अदरवाइज भी, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि इन्वेस्टर एजुकेशन में काफ़ी स्कोप है नॉलेज बढ़ाने का इन्वेस्टर्स की, तो उसके बारे में आप किस तरह के प्लान कर रहे हैं और क्या उसमें कुछ अलग तरीके रहेंगे? श्योर। तो इसमें ऐसा है पंकज जी कि जो ट्रेडिशनल तरह का एजुकेशन है, SIP, STP इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड सही है, वो हमारे काफ़ी पीयर्स ने, इंडस्ट्री बॉडी ने उस पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है। हमारा काम या हमारा फोकस इस पे रहेगा कि ये जो एक सेगमेंट है विच इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग या क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग या भी AI बेस्ड इन्वेस्टिंग या एल्गोरिथम्स, उस पे हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें। और उसको अवेयरनेस क्रिएट करने का कारण भी ये है कि आप अगर जो आप फॉर एग्जांपल आज की तारीख में US देखोगे, हमारा मानना ये है कि अल्टीमेटली जो डेवलप मार्केट में आज हो रहा है वो विद सम लैग इंडिया में होगा, या जो US में हो चुका है लास्ट 10-15 सालों में वो आज इंडिया में हो रहा है, राइट। सो वी अल्टीमेटली फॉलो दैट पाथ विद सम लैग। वो लैग 2 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली वो डेवलप मार्केट है, हम इमर्जिंग मार्केट है, करेक्ट। तो आज अगर जो आप US का डेटा देखोगे तो वहां पे ये हुआ है कि लास्ट 15 सालों में क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग हैज ग्रोन इन अ ट्रिमेंडस वे। उसका 1-2 एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है कि 15 साल पहले पैसिव फंड, वहां के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो ओवरऑल मार्केट शेयर था उसका 20% से कम मार्केट शेयर था। आज की तारीख में वो 50% के ऊपर मार्केट शेयर है। एंड मैं पैसिव फंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैसिव इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वांट। वहां पे कोई फंड मैनेजर तो डिसीजन नहीं ले रहा है, वहां पे एक सिंपल लॉजिक है जो डिसीजन ले रहा है कि कौन सा स्टॉक इंडेक्स में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, करेक्ट। दूसरी चीज जो हो रही है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी जो बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रही है वो US में है ETFs की। और ETFs में 2 तरह के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा ग्रो हुए हैं। एक है पैसिव फंड्स और दूसरा है एक्टिव क्वांट। एक्टिव क्वांट में आपके स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो वो सारे, या मल्टी फैक्टर आ जाते हैं। सो दैट इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी। अभी समझने की बात यह है कि ये 15 साल में जो हो रहा है US में, राइट, ये तो फैक्चुअल है कि भाई 20% से 50% से ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी आप देखोगे तो एक्टिव क्वांट है, तो ये फैक्ट्स है। नाउ द क्वेश्चन टू आस्क इज कि ये स्ट्रक्चरल है या सिक्लिकल है, ओके। और अगर जो ये स्ट्रक्चरल है तो वो किस कारण से हो रहा है? हमारे हिसाब से ये स्ट्रक्चरल है, ये सिक्लिकल नहीं है, राइट। और इसका होने का एक बहुत सिंपल कारण है कि लास्ट 15 सालों में टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भाई टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस होने से होता क्या है, डेटा एक्सेस बिकम्स मच इजियर। एक एग्जांपल लेते हैं। 15 साल पहले आप देखोगे तो लोगों को जब कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होता था तो फिजिकल आता था, वेट करना पड़ता था कि एनुअल रिपोर्ट आएगा कंपनी का, मैं पढ़ूंगा, उसमें से मुझे कुछ नया इंफॉर्मेशन मिलेगा जो P&L बैलेंस शीट में नहीं है। आज
क्या हो गया, वो एनुअल रिपोर्ट डिजिटल आता है, मोस्ट पीपल डोंट इवन नीड टू रीड इट बिकॉज वो एनालिसिस करके एक टूल ही आपको दे देता है कि भाई इसमें क्या है एनुअल रिपोर्ट कवर्ड, करेक्ट। तो वो हुआ क्यों है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले सेंटिमेंट्स की वजह से शेयर के भाव ऊपर नीचे नहीं होते थे, करेक्ट, आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, बट 15 साल पहले पॉसिबल था कि मैं सेंटिमेंट कैप्चर कर पाऊं कि मार्केट में इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरफ है, सही बात है, राइट। लोग तभी भी न्यूज पे बात करते थे, कहीं और बात करते थे, राइट, बट आज की तारीख में वो पॉसिबल है, क्या कैप्चर हो सकता है, सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है, ट्विटर पे क्या बात हो रही है, कोई और प्लेटफॉर्म पे, रेडिट पे क्या बात हो रही है, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के कारण आप एक्चुअली कैप्चर कर सकते हो एंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेटा दैट यू कैन यूज। तो ये सारी चीजें हुई हैं टेक्नोलॉजी के कारण। सो दो चीजें हुई, एक तो इंफॉर्मेशन एक्सेस बहुत फास्ट हो गया है, उसका मतलब हुआ क्या कि इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो गया। पहले कुछ लोग के पास इंफॉर्मेशन था और जो लोग पढ़ते थे उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन था। आज की तारीख में वो डेमोक्रेटाइज हो गया है कि भाई सबके पास सारा इंफॉर्मेशन एक समय पे है। और दूसरा है इंफॉर्मेशन, जो पहले डेटा अवेलेबल था उसकी ब्रेथ बढ़ गई है। पहले अपने पास लेट्स से सिर्फ फंडामेंटल था, टेक्निकल था, बट आज की तारीख में बहुत सारा दूसरा डेटा मिलने लग गया है। जैसे सेंटिमेंट इज एन एडिशनल डेटा सोर्स, यूएस में आप देखोगे तो क्रेडिट कार्ड सेल्स है, ये सारे एडिशनल डेटा है जो पहले पॉसिबल नहीं थे, आज टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल है। अच्छा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब अदर देन डायरेक्ट प्लान्स जहाँ इन्वेस्टर्स खुद बाय कर सकते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं। यस, तो हम श्योर कि उसमें चाहे हम नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें या बैंक्स की बात करें, और जो इंडिविजुअल MFDs हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके थ्रू भी आप बिजनेस करेंगे ही, और उस पर शायद आपका फोकस भी रहेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर एजुकेशन की, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को एजुकेट करने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि जितनी बात आपसे हो रही है मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी पहले सीखना चाहेंगे, सो दैट इन्वेस्टर्स को सही इंफॉर्मेशन वो पहुंचा सके। तो उसको लेकर आपके क्या प्लान है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिफोर हमने पहला फंड लॉन्च भी नहीं किया अभी तक, राइट। बिफोर लॉन्चिंग द फर्स्ट फंड हमने ऑलरेडी एक AI टूल पे काम किया है। ओके। उस AI टूल को हमने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। ओके। हमारे MFDs के लिए। ओके। तो जितने भी हमारे एम्पैनल्ड डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स है वो सबको वो AI टूल मिल चुका है, राइट, इन देयर मेल बॉक्स। सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एज वेल। अच्छा। वो AI टूल हमने एक ही कारण से बनाया है कि आज की तारीख में अगर जो कोई MFD है तो उसको उनके डे टू डे बिजनेस, डे टू डे कंप्लायंस में कोई टूल है जो हेल्प कर सकता है। तो हमने वही टूल उसी कारण से बनाया है कि भाई हमने एट द बैक एंड जितने रेगुलेशंस है, एम्फी के रिलेटेड सर्कुलर्स है या सभी रिलेटेड रेगुलेशंस है, उस टूल को ट्रेन किया है। एट द सेम टाइम हमने उसके अंदर जो चैलेंज आता है MFDs को जनरली, कि उनको पता है कि AI अवेलेबल है, फायदेमंद है, पर उसको यूज कैसे करना नहीं पता है। तो हमने एक सिंपल सा एक PDF बनाया है जिसके अंदर हमने 10 टास्क दिए हैं। वो टास्क करने के लिए जो प्रॉम्प्ट देना है वो भी हमने लिख के दे दिया है। अच्छा, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गिविंग द MFDs day one, okay, which we believe will help them कि उनके डे टू डे बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा। कंप्लायंस के लिए लेट्स से अगर जो उनको कुछ मार्केटिंग पोस्ट करना है तो वो चेक करना है कि भाई हमने सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या डिस्क्लेमर्स ऐड करने हैं। तो दिस टूल विल हेल्प देम इन देयर डे टू डे बिजनेस। और इसमें अल्फा के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ओके, राइट। ये AI टूल उनके ही लॉगिन में है। हमने किस चीज में किया है कि हमने उसको बैकएंड में ट्रेन कर दिया है विद रेगुलेशंस, और दूसरा हमने किया है कि हमने आपको एक प्रॉम्प्ट्स का सैंपल बना के दे दिया। ये दो चीज हमने हमारे तरफ से करके दी है। दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। ये तो कॉम्प्लायंस के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे इन्वेस्टर एजुकेशन की, या वो लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे या अपने कस्टमर्स को एजुकेट करेंगे। जब अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसको लेकर किस तरह का कम्युनिकेशन आप प्लान कर रहे हैं? इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग अगेन दो चीजें करने की ट्राई कर रहे हैं। एक तो ये है कि ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है अराउंड क्वांट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाएंगे विच इज ओनली इन दिस स्पेस। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल वी विल वांट टू क्रिएट अ सीरीज विच इज ओनली ऑन फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग। क्योंकि आज सब लोगों को पता है कि भाई मोमेंटम है, वैल्यू है, क्वालिटी है, बट उसको खरीदने में या लेने में आपको कब फायदा हो सकता है, कब नुकसान हो सकता है, वो भी समझना जरूरी है ना। सिर्फ रिटर्न समझना जरूरी नहीं है, आपको साथ में रिस्क भी समझना जरूरी है। तो वो अंटिल एजुकेट करेंगे लोगों को नहीं समझ में आएगा। राइट।
बिकॉज आज की तारीख में अगर जो आप एक सिंगल सेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक सिंगल सेक्टर में तो आपका रिस्क भी वो सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो सेम चीज एप्लीकेबल इवन इन फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, करेक्ट। तो क्वांट के अंदर, क्योंकि जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं अभी जैसे रोड शोज पे था, आई वाज मीटिंग सम एमएफडीज, तो उनका ये क्वेश्चन आया कि भाई क्वांट बात तो काफी लोग कर रहे हैं, हमको कैसे पता है कि एट द बैक एंड किसका क्वांट अच्छा है नहीं है। अभी जैसे आप देखोगे तो काफी एमएफडीज है, मैं उनको काउंटर क्वेश्चन ये पूछता हूं कि आप इतने सालों से डिस्क्रिशनरी फंड्स रेकमेंड कर रहे हो विच आर लार्जली फंड मैनेजर बेस्ड, राइट। तो आप उधर भी आपका कोई तो एनालिसिस है जिसके बेसिस पे आप कुछ फंड्स को एलोकेट करते हो, कुछ को नहीं करते हो, करेक्ट। तो वही सेम आपको यहाँ पे भी आपको एक बैकग्राउंड एनालिसिस करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप फिल्टर करते हो कि कौन से फंड हाउसेस का एक्चुअल कैपेबिलिटी है टू डिलीवर ऑन क्वांट। बिकॉज एक होता है बोलना क्वांट, दूसरा होता है टू डिलीवर ऑन इट। टू डिलीवर ऑन इट आपको देखना पड़ेगा कि बैकएंड पे उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, एक्सपीरियंस क्या है, उनका डीएनए क्या है, क्या ये इनका कोर एरिया है या क्या उनका एक सैटेलाइट है। क्योंकि आज हमारे लिए अगर जो क्वांट कोर है तो नो मैटर व्हाट हम अपनी सारी एफर्ट उस डायरेक्शन में डालेंगे कि हमारे पास डेटा सही तरह का हो, हमारे जो फंड मैनेजर्स हो उनको एक्सपीरियंस हो सही तरीके का, ताकि वो मॉडल सही तरीके का बना सके, हम रिस्क मैनेजमेंट उसके अंदर उसी तरह के डाले जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे, राइट, बिकॉज ये हमारा कोर है। बट अगर जो किसी और के लिए सैटेलाइट है तो वो जरूरी नहीं है कि सेम एफर्ट डालेंगे। अच्छा, आप ये बात मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट में ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। yes. और इन्वेस्टर का ट्रस्ट अर्न करना, और अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर आपके साथ में रहे तो उसको बनाए रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। yes. तो इसके लिए मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टर सर्विस, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। yes. तो अगर एक एक करके बात करें तो पहली चीज़ है ट्रांसपेरेंसी को लेकर आप कितना सीरियस हैं, और क्या आपकी फैक्ट शीट में या अदर कम्युनिकेशन में हम ऐसा कुछ देखेंगे कि आप सच में जो चीज़ कर रहे हैं वो आपके इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से पता हो। यस। छोटी चीज़ बताता हूँ, जैसे हमने जस्ट हमारी फैक्ट शीट अभी डिज़ाइन की है, तो एक जो चीज़ हमने एडिशनली ऐड की हमारी फैक्ट शीट में इज़ फैक्टर ट्रेड्स। फैक्टर ट्रेड का मतलब ये है कि भाई हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा, हर महीने जो हम लोग का स्टॉक पोर्टफोलियो वो चेंज होगा, करेक्ट। तो एट द बैक एंड हम उसके अंदर एनालिसिस करके ये बताएंगे कि भाई हमारा वेटेज कौन से फैक्टर में ओवरवेट है या अंडरवेट है, वो फैक्ट शीट में कवर्ड होगा। सो सी यहाँ पे ऐसा है कि दूसरा एक जो मिसकंसेप्शन है कि अगर जो कोई क्वांट कर रहा है तो वो ब्लैक बॉक्स है। एक्चुअली वो रिवर्स लॉजिक है, बिकॉज एट द बैक एंड एक लॉजिक बना हुआ है, तो हर जो डिसीजन वहां पे आ रहा है या हर आउटकम जो आ रहा है कि कौन सा स्टॉक अंदर आया या कौन सा गया, कौन से में हमने वेटेज बढ़ाया या कौन से में वेटेज कट किया, ये सारी की सारी चीजें एट द बैक एंड एक लॉजिक से ही आ रही है, जो लॉजिक हमने ही बनाया है या हमारे लोगों ने बनाया है। तो फर्क ये है कि भाई लोगों को जो मिसकंसेप्शन है कि ये ब्लैक बॉक्स है, हमको पता ही नहीं हो क्या रहा है, एक्चुअली आउट हियर हर एक चीज का एक परफेक्ट लॉजिक है जो हमें पता है कि भाई बाहर क्या हो रहा है उसके अंदर, राइट। तो हम लोग एक्चुअली ज्यादा ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं इन बारों में वर्सेस सेइंग दैट कि भाई मुझे लग रहा था कि मुझे ये स्टॉक खरीदना चाहिए और मैंने इस कारण से खरीदा, तो उसके अंदर सब्जेक्टिव एलिमेंट काफी आ जाता है, वेयर इन आवर केस पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर मेरे मन में सवाल है, क्योंकि कभी कभी ऐसी न्यूज़ आ जाती है इंडस्ट्री में जहाँ पर कुछ गैप्स देखे जाते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर आप कितना सीरियस हैं, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, तो वो भी थोड़ा बता दीजिए। श्योर। तो एक चीज़ जो आप देखोगे तो एक जो जनरल इशू रहता है, राइट, कि विच इज़ ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड, कि आप काफ़ी स्टेप्स है, राइट, आप ब्रोकर से बात करते हो, रिसर्च से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है आपको, ऑब्वियसली आज की तारीख में आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ों पे कंप्लायंसेस, रेगुलेटरी कवर्ड हैं, राइट, कि आप क्या कर सकते हो नहीं कर सकते हो। उसके बावजूद भी पॉसिबल है लीकेजेस, करेक्ट, आफ्टर ऑफिस आवर्स, बिफोर ऑफिस आवर्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इन आवर केस लकीली बिकॉज हम क्वांट पे रिलाई करते हैं, हमारा मॉडल हमारे लिए डिसाइड कर रहा है कि भाई कौन सा स्टॉक लेना है नहीं लेना है। इट इज नॉट पीपल टेकिंग अ डिसीजन, लोगों का डिसीजन एट द बैक एंड ये है कि भाई मॉडल में जाना क्या चाहिए वो लोगों ने किया हुआ है, बट अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो वही फॉलो करेंगे जो मॉडल बता रहा है।
तो आर रिलायंस ऑन पीपल रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, और वो रिलायंस कम होने से आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एक रिस्क है कि जो लोगों के साथ पॉसिबल है, करेक्ट, वो रिस्क काफी हद तक कर्टेल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरी चीज हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग का जो डीलिंग प्रोसेस है वो भी हम उसको कैसे ऑटोमेट कर सकें टू अ लार्जर एक्सटेंट। सो एट एवरी लेवल हमारी कोशिश यही है कि हम ह्यूमन इंटरैक्शन कैसे रिड्यूस करें, बिकॉज ह्यूमन इंटरैक्शन अगर मैंने रिड्यूस कर लिया और जितने भी प्रोसेस मैंने ऑटोमेट कर ले, राइट, मेरा रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रंट रनिंग रिस्क या दूसरे जो भी रिस्क है अराउंड गवर्नेंस वो रिड्यूस हो जाते हैं। एंड वी विल हैव सिमिलर मेजर्स इवन ऑन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमारे जो सर्वर्स है उसका एक्सेस है, वो काफी चीजें बेसिक है, काफी लोग दूसरे भी करते होंगे, बट आर ऑब्जेक्टिव इज कि भाई उसमें भी हम कैसे काफी टाइप के ब्लॉकर्स डालें जिससे ये सारा डेटा भी कौन एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता है, वी विल ट्राई टू ब्लॉक। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी करने वाले हैं हर चीज़ में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो, इन्वेस्टर एजुकेशन हो, तो ऐसा, या फिर आपने क्वांट की बात की, तो चाहे फिर वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग हो, सभी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ होगा। अच्छा, एक सवाल मेरा अब ये भी था, क्योंकि फंड हाउस की हमने बात की, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करेंगे? क्या जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उस तरह के रहेंगे, या हो सकता है प्रोडक्ट्स की कैटेगरी तो वही हो, बट उनको मैनेज करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, तो उस पर आप बताइए किस तरह से ये चीज़ें होंगी। तो एक जो हमने अभी आज की तारीख में सभी के साथ 2 प्रोडक्ट्स फाइल किए हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली सेबी ने काफी अच्छी तरह से सारी कैटेगरीज वेल डिफाइंड है, तो उन कैटेगरी के अंदर जो डेफिनेशन है उसी के अंदर आपको ऑपरेट करना है, राइट। तो उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी हमको अलाउड है या पॉसिबल है करनी, और जो हमारी कैपेबिलिटी हम यूज कर सकते हैं उसी को हम डिप्लॉय करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप कॉन्सेप्चुअली देखते हैं, आज की तारीख में आप देखोगे तो काफी सारे मल्टी एसेट फंड्स हैं, ठीक है, करेक्ट। एंड मल्टी एसेट लॉजिकल है कि भाई आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अक्रॉस एसेट क्लासेस, तो आप एक एसेट क्लास पे रिलायंस कम रख रहे हो, राइट। तो वो डाइवर्सिफिकेशन लॉजिक है। जैसे अपन पहले काफी हद तक बैलेंस फंड जब उसमें भी एलोकेट होता था, बिकॉज आप इक्विटी और डेट पे कर रहे हो, आज आपके पास 3 एसेट क्लास अवेलेबल है, तो आप उसमें आप एलोकेट कर पा रहे हो। नाउ एक तरीका होता है कि स्टैटिक एलोकेशन, राइट। जो हम ज्यादातर फंड्स देखते हैं उसके अंदर क्या है ना, हमने देखा है कि स्टैटिक एलोकेशन है कि मेरा इक्विटी फॉर एग्जांपल 60% है, 10-15% गोल्ड या सिल्वर है, और 20-25% फिक्स्ड इनकम है। नाउ स्टैटिक एलोकेशन से होता क्या है, द अजम्पशन इज के दुनिया जिस तरह से चलती आ रही थी वैसे ही चलेगी, राइट। बट हम लोग का अजम्पशन ये है कि भाई इट इज नॉट नेसेसरी कि दुनिया जिस तरह से चलती आ रही थी वैसे ही चलेगी, क्योंकि एक डायनामिक दुनिया है आज की तारीख में। एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लोबली एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है 60-40 पोर्टफोलियो, जिसमें कई सालों मतलब डेकेड से 60% इक्विटी, 40% फिक्स्ड इनकम, उसी तरीके से बहुत सारे पोर्टफोलियोज बने हुए हैं ग्लोबली जिसमें एलोकेट होते थे। एंड वो डेकेड से चल भी रहा था फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम कोरिलेशन नेगेटिव है, तो जब इक्विटी गिरा है तो फिक्स्ड इनकम ने कुशन दिया है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था, इट एक्चुअली गॉट क्वेश्चनड इन द ईयर 2022 में यूएस में इक्विटी मार्केट ने ऑलमोस्ट 18 से 20% का करेक्शन दिया। उस सेम साल में फिक्स्ड इनकम जो कुशन देना चाहिए था उसने भी नेगेटिव रिटर्न दिया, राइट। व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज हिस्टोरिकली जो कोरिलेशन था वो आज की तारीख में बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, कई सारी चीजें हैं, सम ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट होल्डिंग ट्रू एनी मोर। अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। लेट्स से मैं बॉम्बे में इधर अंधेरी में रहता हूँ, राइट, एंड ऑफिस हमारी बीकेसी में है। स्टैटिक अप्रोच वुड बी कि मैं हर दिन सेम रूट फॉलो करता हूँ, राइट। अंधेरी से मैं लेट्स से हाईवे लेके बीकेसी पहुंचता हूँ। बट अ डायनामिक अप्रोच वुड बी लाइक आई लुक एट गूगल मैप्स, और गूगल मैप्स देखता हूँ, और मैं दूसरी चीजें फैक्टर करता हूँ कि भाई स्कूल हॉलीडेज है नहीं है, बारिश है नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजों में कंसिडरेशन में लेता हूँ एंड आई फॉलो एन ऑल्टरनेट रूट। तो दैट इज व्हाट अ डायनामिक अप्रोच इज वर्सेस फॉलोइंग अ स्टैटिक अप्रोच कि भाई नहीं भाई ये रूट है, ठीक है, मैं बस रोज यही रूट लेते रहूंगा। तो ये एक फर्क है। तो आप मुझे बताना चाहें, जैसे आपने बोला कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात की, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एलोकेशन,
तो यहाँ पर 3 एसेट क्लास तो मिनिमम रखने ही होते Yes, हैं, yes, बट देखा जाता है कि रीट्स इनविट्स का भी इसमें Yes, एलोकेशन हो सकता yes, है, yes, और कमोडिटी में गोल्ड के साथ सिल्वर का एलोकेशन भी yes. यहाँ पर रह सकता है। तो ये जो अपने डायनेमिक एलोकेशन की बात की है, तो कितना फ्रिक्वेंट आप यहाँ पर एलोकेशन को एक्टिवली चेंज करेंगे, Yes. उसको लेकर भी कुछ आपने डिसाइड Yes, किया हुआ yes, है? yes. तो अगर जो मैं बोल रहा हूँ कि डायनामिक दुनिया है, तो डायनामिज्म आपको आप जितने फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हो डायनामिज्म, वो करना जरूरी है। ओके, राइट, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, रोज चीजें चेंज हो रही है। एंड लास्ट कुछ महीने में तो अपन ने काफी एग्जांपल उस चीज का देखा हुआ है, राइट, ग्लोबली देखा है, इंडिया में देखा हुआ है। सो आज की तारीख में हमने जो मॉडल बनाया है, उसके अंदर जो हमने बिल्ड किया है इज ब्रॉडली लाइक अ वीकली रीबैलेंस। राइट, वी विल ट्राई टू सी कि भाई इसको हम और भी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बट फॉर नाउ तो हम वीकली रीबैलेंस करने वाले हैं हमारा पोर्टफोलियो अक्रॉस द 3 एसेट क्लासेस। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि जनरली जो हमने देखा है कि जब, तो ये एग्जांपल लेते हैं इसके पहले, कि कुछ सालों तक अपन देखेंगे तो अपन पहले सिर्फ बैलेंस फंड करते थे, प्लेजेंट विंटेज फंड यू आर यस, सेइंग, हां, बट देन पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट कि बैलेंस एडवांटेज करना चाहिए। अच्छा, बैलेंस, व्हाई डिड पीपल से दैट? मतलब अग्रेसिव हाइब्रिड से आप बोल के बात कर रहे हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड की जगह पे लोगों ने बोला कि बैलेंस एडवांटेज, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, करेक्ट। सिमिलरली आप देखोगे तो इक्विटी में कई सालों तक पहले लोग बोलते थे कि मुझे सिर्फ मल्टी कैप करना है, बट आज लोग बोलते हैं फ्लेक्सी कैप, क्योंकि अगेन दोनों के बीच में फर्क क्या है, एक जगह पे स्टैटिक अप्रोच था, दूसरी जगह पे वो डायनामिज्म आ गया, करेक्ट। तो वो तो अपन ने अभी तक फॉलो किया ही है इन अ कपल ऑफ कैटेगरीज। तो हमारा कहना ये है कि व्हाई नॉट फॉलो दैट सेम लॉजिक इवन फॉर अ मल्टी एसेट, पहले वो। दूसरी बात ये है कि काफी जो हमने मॉडल्स देखे हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं कि देयर डायनामिज्म जो है, अगर जो वो एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में कर रहे हैं, तो दैट लार्जली रिवॉल्व्स अराउंड इक्विटी। उसका मतलब ये है कि भाई मैंने इक्विटी का वैल्यूएशन देख लिया, इक्विटी के मैक्रो वेरिएबल्स देख लिए, उसी के बेसिस में डिसाइड कर रहा हूं कि भाई इक्विटी में मेरा वेटेज कितना कम या ज्यादा होना चाहिए, एंड दैट इज द ओनली डायनामिज्म व्हिच एग्जिस्ट। वेयरएज हमने जो अप्रोच बनाया है यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शनल है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये है कि हम एक एसेट क्लास को आइसोलेशन में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि फंड में तो 3 एसेट क्लास है ना, तो मैं एक ही एसेट क्लास को आइसोलेशन में देख के कैसे डिसाइड कर लूं कि भाई तीनों में कितना एलोकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि ग्लोबली प्लस इंडिया में, क्योंकि अल्फा ग्रेप क्या है ना कि वी हैव बीन ट्रेडिंग मल्टीपल एसेट क्लासेस इन इंडिया एंड ग्लोबली फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिप्लॉय करते हैं एज ए ग्रुप रिसर्च करके। वही टूल्स का हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिया है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक होता है देयर इज अप्रोच कॉल्ड रिस्क पैरिटी, टेक्निकल टर्म है बट उसको सिंपल सेंस में देखते हैं तो रिस्क पैरिटी करता क्या है कि वो रिटर्न इग्नोर करता है, बट वो ट्राई टू इक्वेट करता है कि भाई तीनों जो एसेट क्लासेस है मेरे, उसको मैं रिस्क के बेसिस पे इक्वलाइज करूं, ना ही कि मैं सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे। ठीक है, इट इज आप ये पकड़ के चलिए कि जो एक दूसरा अप्रोच है उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर शार्प या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ओके, मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि इसके अंदर होता क्या है। आप पकड़ के चले कि हम कोई पिज्ज़ा खा रहे हैं। ओके, ना पिज्ज़ा के अंदर आप ऊपर जो आप कॉन्डिमेंट्स टॉपिंग डाल सकते हैं, उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है स्पाइस डालने का, दूसरा ऑप्शन है आप ऑरिगानो डालने का। अगर जो आप सिर्फ बहुत सारा स्पाइस डाल दोगे तो आपको ऑरिगानो का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा, वो तो ओवरशैडो हो जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ शार्प ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो डज, कि भाई वो फॉर अ परसेंटेज ऑफ रिस्क या पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है, उसके बेसिस पे तीनों एसेट क्लास इक्वेट होते हैं। तो ये 2-3 जो क्वांटिटेटिव अप्रोचेस हैं जो सारी चीजों को एक साथ देखते हैं रादर देन जस्ट वन एसेट क्लास, वो हमारे मॉडल में इनकॉर्पोरेटेड है अलोंग विद मैक्रो वेरिएबल्स। तो रीबैलेंसिंग कितना फ्रीक्वेंट हो सकती है यहाँ पर? यहाँ पे वीकली होगा। फॉर नाउ तो वीकली है। वी विल ट्राई टू सी इफ वी शुड रिड्यूस दिस फ्रीक्वेंसी। ट्रूली डायनामिक। यस, ट्रूली डायनामिक। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। देखिए, आप जब क्वांट की बात कर रहे हैं और मैंने पहले भी आपसे जानने की कोशिश की कि ये हिस्टोरिकल डेटा है, उसके ऊपर काम करता है। अब क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कभी वॉर की सिचुएशन है या कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, या कभी हो सकता है कि दूसरे कुछ इश्यूज हो सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पर भी। तो जो कि पहले से पता नहीं है, जो हिस्टोरिकल डेटा में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। Yes.
तो चाहे वो बात हो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की या ओवरऑल बात करें जो आपकी फिलॉसफी है, तो क्या वहाँ पर कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे? मैं आपको जैसे बता रहा हूँ पंकज जी कि हमारे हिसाब से अगर जो आपने मल्टीपल लेवल्स पे डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट किया है, राइट, एक तो आपने अगर जो डाइवर्सिफिकेशन किया है डेटा पे, मॉडल्स पे, आप फैक्टर्स पे, सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे, या अगर जो सारी चीज़ों पे आपने राइट डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट किया है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन जो आएगी आगे जाके, राइट, वो पोर्टफोलियो अगर जो वो बिल्ट नहीं है टू वेदर थ्रू एनी मार्केट सिनारियो, या तो फिर वो वॉर हो या फिर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हो या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, राइट, अगर हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाएं तो उस तरह का बने कि वो इरिस्पेक्टिव की कौन सी सिचुएशन आए फ्यूचर में, द पोर्टफोलियो शुड बी एबल टू वेदर दैट स्टॉर्म, राइट, विद इन द फ्रेमवर्क दैट वी हैव। मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा फोकस रहेगा। ऐसा नहीं कि रिटर्न जनरेट करने हैं अच्छे मार्केट में और जब मार्केट खराब हो उस वक्त पर इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट मिले, ऐसा नहीं होगा, उसका पूरा ख्याल आप रखेंगे। भौतिक जी, आपने समय निकाला और मेरे सभी सवालों के आपने उत्तर दिए, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज जी, मुझे बहुत बढ़िया लगा आज आपके शो पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। और तो आज हमने भौतिक से बात की बहुत विस्तार से, किस तरह से अल्फा ग्रिप म्यूचुअल फंड आगे काम करेगा, किस तरह के प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करेंगे, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में वो किस तरह सोचते हैं और क्या स्टेप्स यहाँ पर लेंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।